हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमरती घर की साफ सफाई कर रही होती है। सफाई करते वक्त वो ड्राइंग रूम में जाती है, जहाँ कुमार सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो इमरती उसे देखकर खुद से बोलती है, हाय कितना हॉट है ये। जब भी इसे देखती हूँ मन करता है कि बस देखती ही रहूं। हाय पढ़ते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। इसे चाय तो मैंने दी ही नहीं, और हाँ ये मुझसे बोलेगा भी नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। फिर इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अभी नहीं इमरती, अभी मन नहीं है। सब ठीक तो है ना? वैसे तो आप कभी चाय के लिए मना नहीं करते, फिर आज कैसे? बस ऐसे ही यार, जब मेरा मन होगा तो मैं खुद तुमसे बोल दूंगा। ठीक है कुमार साहब, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। इमरती वहाँ से चली जाती है और जाकर किचन में काम करने लगती है। वो खाने की तैयारियां कर रही होती है। थोड़ी देर बाद कुमार किचन में आता है और वो इमरती से बोलता है, सुनो मुझे प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। अरे कुमार साहब आप मुझे आवाज लगा देते, मैं खुद आपको पानी देने आ जाती। कोई बात नहीं, वैसे भी तो पूरे दिन बैठकर राइटिंग करता रहता हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये भी ठीक है, आप रुकिए मैं आपको पानी दे देती हूँ। इमरती कुमार के लिए पानी भरती है और उसे देने के लिए उसकी तरफ आती है, तो अचानक ही उसका पैर उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो और पानी का ग्लास दोनों कुमार के ऊपर गिर जाते हैं। फिर इमरती और कुमार दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। इमरती कुमार के ऊपर होती है और वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है और खुद से बोलती है, हाय ये क्या हो गया? जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हकीकत में हो गया। दिल कर रहा है बस इनके ऊपर ही लेटी रहूं। इमरती इतना सोच ही रही होती है कि तभी कुमार उसे बोलता है, तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अब तुम ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी या उठोगी भी? सॉरी अभी उठती हूँ। इमरती जैसे ही उठने की कोशिश करती है कि तभी दोबारा से वो कुमार के ऊपर गिर जाती है और इस बार उसका सर कुमार के सर से टकरा जाता है और वो कुमार से बोलती है, जी कुमार साहब लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, तुम हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है कुमार साहब। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं हम दोनों को एक साथ उठा लूंगा। ठीक है मैं पकड़ लेती हूँ। फिर कुमार अपने आप को और इमरती को एक साथ उठाता है और उठने के बाद वो इमरती को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। जी ठीक है। कुमार फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर वो इमरती के पैरों पर लगाने के लिए उससे पूछता है, मैं तुम्हारे पैर में दवाई लगा दूं? जी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं लगा देता हूँ। फिर कुमार उसके पैर में दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे जैसे कुमार उसे दवाई लगाता है, इमरती को उतना ही मजा आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, वाह 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 मजा ही आ गया। बस कुमार जी ऐसे ही मेरे पैरों पर मालिश करते रहो। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। क्या क्या कहा तुमने? मैं कुछ भी तो नहीं। देखो तुम घबराओ मत, मुझे बता सकती हो, अगर कहीं और दर्द हो रहा है तो मैं वहाँ भी दवाई लगा दूंगा। यार ये तो खुद से ही बोल रहा है, इसे बोल दूं क्या कि मुझे और जगह पर भी दर्द हो रहा है? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ यार तुम बताओ, कहीं और लगानी हो तो? अच्छा तो थोड़ी सी दवाई मेरी कमर में भी लगा दीजिए। ठीक है, तुम उल्टी हो जाओ। जी ठीक है। इसके बाद इमरती पलट कर लेट जाती है। कुमार उसकी कमर पर दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे ही वो उसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू करता है, इमरती अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अरे कुमार साहब धीरे। क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जी नहीं, वो बस आज से पहले किसी ने मुझे ऐसा छुआ नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे करता हूँ। कुमार साहब आप रहने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। क्यों, मैं आराम से तो कर रहा हूँ ना। अरे आपके आराम से करने की वजह से मेरे तन बदन में आग लग रही है, और थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। कुमार इमरती की मालिश करता रहता है। थोड़ी ही देर में कविता अपने ऑफिस से वापस घर आती है। असल में कविता आज जल्दी घर आई थी,
क्योंकि उसे कुमार के साथ बाहर घूमने जाना था। लेकिन कुमार इस बात को भूल जाता है। कविता जैसे ही घर के अंदर आती है तो ना ही उसे कुमार नजर आता है और ना ही इमरती। वो उन दोनों को गायब देखकर खुद से बोलती है, हाँ जा सकते हैं ये दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरती फिर से उनके साथ कुछ कर रही है। मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों आखिर है कहाँ। फिर कविता उन्हें देखने के लिए सबसे पहले किचन में जाती है। उसे किचन में कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ फैला हुआ पानी उसे नजर आता है। उसे देखकर वो एक बार फिर खुद से बोलती है, ये पानी कैसे फैला हुआ है यहाँ? इमरती ने इसे साफ नहीं किया? अच्छा, मैं तो भूल ही गई, वो यहाँ होगी तब तो साफ करेगी। फिर कविता उन्हें ढूंढने के लिए घर के बाकी हिस्सों में जाती है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। अब बस एक ही जगह बची होती है और जो उसने नहीं देखी थी वो था उसका बेडरूम। अब वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो उन आवाजों को सुनने के लिए धीरे धीरे ऊपर जाती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है तो आवाजें और तेज हो जाती है। उन्हें सुनकर कविता खुद से बोलती है, ये तो इमरती की आवाज लग रही है, मैं थोड़ा और ध्यान से सुनती हूँ। अब कविता अपना कान कमरे के दरवाजे पर लगा लेती है और फिर वो और ध्यान से आवाजें सुनने लगती है। वाह कुमार साहब, मजा आ रहा है बहुत, मानना पड़ेगा। आपके हाथों में जादू है, जादू। थैंक यू सो मच। अच्छा थोड़ा ऊपर करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, तुम बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, आप करिए। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है, ये क्या हो रहा है आखिर? मेरी पीठ पीछे मेरे पति, वो भी किसी और के साथ। छी छी, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुमार ऐसे निकलेंगे। और सुनती हूँ क्या क्या हो रहा है। कविता फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर आवाजें सुनने लगती है। अब बताओ इमरती, कैसा लग रहा है? बस पूछो मत कुमार साहब, आज से पहले इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं। और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे करवा रही हो ना, इसलिए। कोई और करेगा तो वो मजा नहीं आएगा जो मेरे करने में आता है। सच कहा आपने कुमार साहब, आप बस ऐसे ही करते रहिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है, अरे इमरती कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा जी, ये करना इनका फर्ज बन गया। कविता खुद से इतना कहती ही है कि उसे इमरती की आवाजें सुनाई देती है और इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब एक बार जोर का झटका दीजिए ना, सारा दर्द एक बार में बाहर आ जाएगा। तो अभी लो फिर। ये वाह, मजा ही आ गया। यार मैं भी बहुत थक गया ये सब करके। अब कविता से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने कुमार खड़ा है और इमरती बेड पर लेटी है जिसकी कमर पर दवाई लगी है। कुमार कविता को वहाँ देखकर उससे बोलता है, अरे कविता तुम आ गई, आज जल्दी कैसे आ गई? हमें आज बाहर घूमने जाना था, भूल गए क्या? और मुझे ये बताओ, ये सब चल क्या रहा है? अच्छा ये, अरे यार क्या बताऊं, आज पता है क्या हुआ, मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो इमरती मुझे पानी का गिलास देने के लिए मेरे पास आ ही रही थी, तो आते वक्त इसका पैर ही लच गया और ये गिर गई और इसके पैर में मोच आ गई, तो मैं बस इसके पैर में दवाई लगा रहा था। तो ये ऐसे उल्टी क्यों पड़ी है बेड पर? वो मैंने ही इन्हें कहा था मेरी कमर पर दवाई लगाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे उल्टी लेटी हूँ। हाँ अब समझी तुम। और वो सब आवाजें कैसी थी? वो तो मैं जब दवाई लगा रहा था तो इमरती को दर्द हो रहा था, इसलिए वो ऐसी आवाजें निकाल रही थी। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अच्छा, अभी आपका दवाई लगाने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो हम घूमने चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बस अभी रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। थैंक यू कुमार साहब। कोई बात नहीं इमरती। इसके बाद इमरती अपने काम करने के लिए चली जाती है और कुमार रेडी होने के लिए, और इसके बाद कुमार और कविता घूमने के लिए चले जाते हैं और इमरती अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। प्रीति मध्यम वर्ग की लड़की थी जो अत्यंत खूबसूरत और सुशील थी। उसे अपने बालों से बहुत प्रेम होता है और आखिरकार हो भी क्यों ना, उसके बालों की वजह से ही तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। उसकी माँ कमला और पिता कारीलाल अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और एक दिन
उसके लिए कुश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ अनारो मजाकिया किस्म की औरत थी। वो दोनों लड़की को देखने के लिए अपने हाथों में मिठाई लेकर उसके घर आते हैं। जी आप लोग आइए, शर्माइए मत, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। हाय, अजी हम क्यों शर्माएंगे? हम तो लड़के वाले हैं, हम तो हर चीज मुफ्त में खाएंगे यहाँ। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए, जिसको देखने आए हैं यहाँ। जी बस तैयार हो रही थी, आधी ही होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ भी गई। अरे वाह वाह, कितनी प्यारी है आपकी बिटिया, कितने मुलायम रेशमी बाल हैं इसके। वो क्या है ना आंटी जी, मैं अपने बालों की बहुत सेवा करती हूँ, तभी तो इतने अच्छे हैं। चलो अब से तुम हमारी सेवा करना। ये लीजिए बहन जी, आप मिठाई खाइए, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। इस तरह घर वालों की रजामंदी और खुशी के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने सभी घर वालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन उसे सबकी बहुत चिंता भी रहने लगती थी और धीरे धीरे उसके ज्यादा सोचने की वजह से उसके बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन वो इस बात को अनदेखा कर देती है और एक दिन जब शाम को वो कंघी कर रही होती है, तभी उसकी सास उसके टूटे हुए बालों को देख लेती है और वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, बहू ये देख तेरे बाल। हाँ माँ जी, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल डेली जब भी कंघी करती हूँ बाल ऐसे ही गिरते हैं मेरे। हाय हाय, बोल तो ऐसे रही है जैसे जरा भी बड़ी बात ना हो। अरे अगर ऐसे ही तेरे बाल गिरते रहे ना तो तू गंजी हो जाएगी। मैं तो अपने बालों का इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बाल गिरते ही जा रहे हैं। मेरी बात मान, तू ना गाय का गोबर लगा ले बालों में, फिर देख तेरा हेयर फॉल ना चुटकियों में गायब हो जाएगा। छी, गोबर कभी नहीं माँ जी, मैं ये सब कभी नहीं करूँगी, कितना बदबूदार होता है वो। ठीक है तो मत लगा और गिराती रहे अपने बालों को, और देख लेना जिस दिन गंजी हो गई ना तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की इस धमकी से डरकर वो गाय का गोबर ले आती है, लेकिन अपने हाथों से लगा नहीं पाती। इसीलिए अपने पति को वो गोबर लगाने को कहती है, जिसे सुनते ही उसका पति कहता है, हाँ हाँ, मैं इन्हीं कामों के लिए बनाऊँ ना अब तो, है ना? हाँ बेटा, नाक बंद करके लगा दे, वरना ये गंजी हो जाएगी। हाँ तो गोबर ही क्यों लगाना है? बालों में तेल भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, ये गोबर कौन लगाता है? ये सच में किसी गवार इंसान का आइडिया होगा। हाँ हाँ हो सकता है, वैसे आपको बता दूं कि ये आइडिया माँ जी का है। ओह अच्छा, तो मैं अभी लगा देता हूँ, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, सही आइडिया है, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। इस तरह उसका पति मुंह बनाते हुए उसके बालों में गोबर लगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये नुस्खा काम नहीं आता, जिसकी वजह से दोनों सास बहुएं उदास हो जाती हैं। वो आए दिन नए नए उपाय के बारे में सोचने लग जाती हैं। तभी एक दिन घर के पड़ोस में रहने वाली विमला आंटी आती है, जो उन दोनों को परेशान देखकर उनका हाल पूछती है। अरे के बात है, इतनी परेशान क्यों लागो हो दोनों? क्या बताऊं विमला बहन, मेरी बहू के बाल तो ना टूटना बंद ही नहीं हो रहे। इतने घरेलू उपाय कर लिए, मजाल है जो एक भी काम कर जाए। अरे इन बात ताता कुछ ना होवे, मैं बताऊं के करिए तू, यो गोबर लगाने तक कुछ ना होवे। अंडा लगा ले सर में अपने और 2 घंटे धूप में एक टांग पे खड़ी रह, 9 बाल टूटने बंद हो जाएंगे। आंटी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मेरे बाल झड़ने से रोकना है, कोई तपस्या नहीं करनी। जरा ढंग का उपाय बताओ ना। अनारों की जोर जबरदस्ती से प्रीति अपने बालों में अंडा लगाकर धूप में 2 घंटे खड़ी रहती। उसे 1 हफ्ता हो जाता है ये सब करते हुए, जिसकी वजह से एक दिन
उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को सारी बात पता चलती है और डॉक्टर प्रीति का इलाज करने के बाद उन सभी को डांटना शुरू कर देते हैं। आप सभी का दिमाग ठिकाने पर है ना? ऐसा कौन करता है? इस तरह बाल झड़ना बंद नहीं होंगे माता जी। और आप इनके पति हैं ना, और पढ़े लिखे भी, आपको इतनी सी बात नहीं पता? मेरी कोई सुने तब ना। वैसे डॉक्टर ये अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ लेकिन मेरे पास इनके बालों का उपाय है। ये लीजिए तेल और रोजाना इनके सर में लगाइए। क्या सच में डॉक्टर साहब? अगर पता होता कि इसका इलाज डॉक्टर के पास होता है तो हम पहले ही आ जाते। प्रीति को सभी मिलकर अपने घर ले जाते हैं, जहां उसकी सास उसके बालों में रोजाना तेल लगाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद जब वो कंघी करती है तो देखती है कि उसके बाल अभी भी उतने ही गिर रहे हैं और उस तेल का कोई असर नहीं हो रहा, जिसके बारे में वो अपनी सास को बताती है और फिर से दोनों सर पकड़कर बैठ जाती हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो दोनों को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ है अब किसको गोबर लगाना है? अजी, उस डॉक्टर ने ना हमें इतना महंगा हेयर ऑयल दिया लगाने के लिए, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सच में ठग गए हम तो। हाँ बेटा, इतनी सेवा करी, इतना तेल लगाया, फिर भी असर नहीं हुआ। लगता है बहू के बालों को ना नजर लग गई किसी की। माँ, उसे किसी की नजर नहीं लगी, वो यहाँ आके बहुत ज्यादा सोचने लगी है, इसलिए उसके बाल गिर रहे हैं। अगर ये सोचना कम कर देगी तो बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके। क्या? अरे बहू, ये कुछ क्या कह रहा है? मुझे बता, तुझे किस बात की चिंता है? अरे ऐसा भी क्या सोचती है तू? आप लोगों की चिंता करना, आपका ध्यान रखना, रोज खाने में क्या बनना है ये सोचना, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना, अपना फ्यूचर प्लान करना, आपको कैसे खुश रखना है ये सब सोचना, यही सब तो सोचती हूँ मैं। अरे बेटा, तुझे इतनी चिंता करने के लिए किसने कहा है? मैं हूँ, कुछ है, तू अपनी परेशानी हमारे साथ बांट। ज्यादा सोचने से ही तेरे सर के बाल गिरते जा रहे हैं। माफ कीजिए माँ जी, अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिमाग कम और हाथ ज्यादा चलाऊं। इसके बाद प्रीति ज्यादा सोचना कम कर देती है और दोनों माँ बेटे भी उसके कामों में उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो आराम कर पाती थी और अपनी चिंता को दूर कर देती थी। इस तरह धीरे धीरे उसके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।